हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है, बेसिकली हमारी आपका 12th क्लास है और ज्योग्राफी हम लोग आपका देख रहे हैं और ज्योग्राफी के साथ हम लोग चैप्टर नंबर 4 आज आपका पढ़ेंगे। तो आप सभी लोग चैप्टर नंबर 4 पर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी रहती है मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने क्वेश्चन को, अपने डाउट को आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, ध्यान रहेगा। यहाँ तक किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी? चलिए, तो सबसे पहले आप देखिए, चैप्टर नंबर 4 है प्राइमरी एक्टिविटी। और ये मान लीजिए, ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं है, चाहे आप 12वीं के बाद कोई भी आप पेपर दीजिए, जो आपका प्राइमरी एक्टिविटी के माध्यम से कोई ना कोई क्वेश्चन ना पूछ जाता। हमेशा प्राइमरी सेक्टर से या प्राइमरी एक्टिविटी क्षेत्र से कोई ना कोई क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में मिला है और ये हमारे सिलेबस का भी भाग है और साथ में हमारे भविष्य में भी काम करेगा। तो हम प्राइमरी एक्टिविटी को एक बार ऐसा पढ़ लेंगे ताकि जीवन में हमें कभी इसी तरफ से कोई तरह से सोचना ना पड़े। तो प्राइमरी एक्टिविटी को हम लोग देखेंगे कि बेसिकली होती क्या है, प्राचीन समय में क्या थी, अब क्या है, कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं, कितना % पॉपुलेशन इसमें लगी हुई है, इन सारी चीजों को हम लोग बात करें। सबसे पहले देखिए, प्राथमिक क्रिया में आता क्या है। प्राथमिक क्रिया में है मेनली आपका हमारा जो है एग्रीकल्चर पर बेस्ड जितनी भी चीजें हैं, आप कह सकते हैं कि वो आपका प्राइमरी सेक्टर का भाग है। लेकिन मैं आपको लिखवाऊंगा, बताऊंगा कि कौन कौन चीजों को आपका प्राइमरी सेक्टर की चीजों में एड ऑन किया गया है और आपको वो देखना है। जैसे मानव के वे क्रियाकलाप जिन्हें आय प्राप्त होती है, आर्थिक क्रिया कहा जाता है। आर्थिक क्रिया क्या है? जिनसे मानव को आय प्राप्त होती है। आर्थिक क्रियाओं को मुख्यतः 4 वर्गों में विभाजित किया गया है: प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक एवं चतुर्थ। तो जितनी भी एक्टिविटी है काम करने की, कितने भाग में है? प्राइमरी, सेकेंडरी, आपका टर्सरी और क्वाड्रेंट, यानी कि 4th भाग में उनको डिवाइड किया गया है, 4 में उनको डिवाइड किया है। अब देखिए, प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती है। किस पर होती है प्राथमिक? आपका प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर आपका निर्भर होती है, क्योंकि ये पृथ्वी के संसाधन जैसे भूमि, जल, वनस्पति, भवन, निर्माण सामग्री, खनिज आदि का उपयोग के विषय की बात करती है। इस प्रकार के आखेटक, भोजन संग्रहक, पशु चारक, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, कृषि एवं खनन कार्य सम्मिलित है। ये सारे कार्य क्या है? इनमें सम्मिलित है। आखेटक एवं भोजन संग्रहक, मानव सभ्यता के आरंभिक युग में आदिम कालीन मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए समीप के वातावरण पर निर्भर रहता है। क्या रहता है? समीप के वातावरण पर आपका निर्भर रहता है। उसका जीवन निर्वाह 2 कार्य के द्वारा होता है। ठीक, एक आपका पशु का आखेट, दूसरा अपने समीप के जंगलों में खाने योग्य जंगल के कंद मूल फल एकत्र करना। तो बेसिकली पहला क्या है? अगर आप प्राचीन समय में देखोगे और जो बेसिकली आपका जीवन निर्वाह कर रहे थे, जीवन निर्वाह का मतलब है जिन्हें केवल अपने जीवित रहने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता थी, उनको हम जीवन निर्वाह चीजें कहते हैं। कौन कौन सी थी उनमें? ध्यान दीजिए, पशु का आखेट करना और अपने समीप के जंगलों को खाने योग्य जंगली पौधे, कंदमूल आदि को एकत्रित करना। कह रहे हैं कि आदिम समाज जंगली पशुओं पर निर्भर था। अति शीत, अत्याधिक गर्म प्रदेश में रहने वाले आखेटक द्वारा जीवन यापन करते थे। तकनीकी विकास के कारण मत्स्य ग्रहण आधुनिकीकरण से युक्त हो गया था। यद्यपि तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली पकड़ने का कार्य करते थे। अवैध शिकार के कारण जीवों की कई प्रजातियां या तो लुप्त हो गईं या संकटापन्न है। प्राचीन काल में आखेटक पत्थर या लकड़ी के बने औजार इत्यादि तीर का प्रयोग आपका किया करते थे। क्या करते थे? ध्यान दीजिए, कुछ तो चीजें आपका लुप्त हो गई हैं और एक प्राचीन समय में अगर आप देखोगे किस तरह से वो अपना खाना बनाते थे, तो जो आखेटक हैं, जो शिकारी हैं, पत्थर के माध्यम से या फिर जो आपके लकड़ी के औजार थे, उन्हीं के माध्यम से तीर कमान आदि से वो क्या करते थे? उनको जो बेसिकली पशुओं को मारते थे, हंटिंग करते थे और उसी से अपना जो फूड है, जो पार्ट है, वो उसको अपना बनाया।
पशुओं की संख्या सीमित थी, भारत में पशुओं पर प्रतिबंध लगाया गया था। भोजन संग्रहक एवं आखेटक प्राचीनतम आर्थिक क्रियाओं में विश्व के विभिन्न भागों में स्तरों पर आपका विभिन्न रूप से किया गया है। आइए हम देखते हैं कि क्या है इनका। क्या कह रहे हैं कि दशाओं में किया जाता है। इनमें अधिकतर आदिम समाज के लोग रहते थे। ये लोग भोजन, वस्त्र एवं शरण की आवश्यकताओं को पूर्ति करने हेतु वनस्पति और संग्रह करते थे। इस कार्य के लिए बहुत कम पूंजी, आपका नम जीवन स्तरीय तकनीकी ज्ञान का आवश्यकता थी। इसमें भोजन अधिशेष भी नहीं रहता था एवं प्रति व्यक्ति उत्पादकता भी कम होती थी। कैसी होती थी? प्रति व्यक्ति जो उत्पादकता था वो भी कम होती थी। अब देखिए ये सारा दिखाया गया है कि मिजोरम में संतरे को एकत्र करती हुई महिलाएं क्या इकट्ठा कर रही हैं? चलिए देख लिया। अब देखिए सबसे पहले थोड़ा सा अब यहाँ बात करते हैं कि भोजन संग्रह विश्व के दो भागों में किया जाता है। यानी कि बेसिकली जो फूड प्रिजर्विंग की जो आपकी मेनली जो कॉन्सेप्ट है वो केवल दो भागों में ही रहा है। कौन कौन से दो भाग हैं? सबसे पहले भाग में देखिए आप, ये है हाई एल्टीट्यूड के क्षेत्र, यानी कि उच्च अक्षांश। उच्च अक्षांश का मतलब है जो आपका 66 डिग्री से जो आपके 90 के बीच हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि 60 से जो आपके 90 के बीच वाले हैं उनको हम कहेंगे उच्च अक्षांश। और वो दोनों तरफ हो सकते हैं, उत्तरी गोलार्ध में भी और आपका जो आपको दक्षिणी गोलार्ध है उसमें भी। अब कह रहे हैं कि उच्च अक्षांश के क्षेत्र में जैसे उत्तरी कनाडा आप देखेंगे, नॉर्थ आपके उसमें पड़ता है गोलार्ध में। उत्तरी यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया, तो क्या कहा गया उसको? यूरेशिया। और आपका वेस्टर्न चिली, दक्षिणी चिली, ये सब इसके अंदर ऐड है। यानी कि अगर आपसे पूछ ले कि कुल मिलाकर भोजन संग्रहक जो है कहां कहां मिलते हैं, तो प्राय में पहला हमने देखा कि उत्तरी कनाडा और उत्तरी यूरेशिया यानी कि यूरोप प्लस एशिया यानी कि आपका यूरेशिया, और आपका उच्च चाहे अक्षांश वाले क्षेत्रों में, तो इन जगह ये आपका देखने के लिए मिलते हैं। और कह रहे हैं कि निम्न अक्षांशों के क्षेत्रों में अमेजन बेसिन, कह रहे जो आपका निम्न अक्षांश के क्षेत्र हैं उनमें ध्यान दीजिए क्या है? अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, आंतरिक प्रदेश आता है। तो ये सारे प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए आधुनिक समय में भोजन संग्रह के कार्य का कुछ भागों में व्यापारीकरण हो गया था। कह रहे कुछ ऐसे भाग हैं आधुनिक समय में जो भोजन के कार्य के लिए क्या हो गया? उनका व्यापारीकरण हो गया, यानी कि उनको व्यवसायीकरण कर दिया गया, उनको ट्रेडिंग पॉइंट से बनाया गया। अब देखिए लोग कीमती पौधों की पत्तियां, छाल, औषधियां पौधों की सामान्य रूप से फिल्टर करके उनको बाजार में बेचने का कार्य करते थे। अब व्यवसायीकरण हो रहा है। आपका व्यवसायीकरण का मतलब है आपका चीजों को लेकर बेचना, वही चीज उत्पादन करना जिनकी बाजारों में मांग है, और डिमांड को देखते हुए ही जो हम लोग आपका प्रोडक्शन करते हैं वही है आपका व्यवसायीकरण। अब देखिए कुछ कीमती पौधे जैसे औषधि वगैरह के लिए जो पौधे यूज किए जाते हैं, किसी पौधे की छाल, किसी पौधे की पत्ती, जैसे कि आप देखेंगे चाय है तो वो आपका पत्ती से बनती है बेसिकली, चाय के पेड़ से। ठीक ऐसे उनको फिल्टर करके वो लोग आपका बाजार में बेच रहे थे। पौधों को विभिन्न भागों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर छाल का उपयोग कुनैन, आपका चमड़ा तैयार करने, कॉक के लिए, पत्तियों का उपयोग में पेय पदार्थ, दवाई, आपका कृतबंधन वस्तु बनाने के लिए, यानी कि जिससे हम पेस्ट वेस्ट बनते हैं, हमारा रेशम का कपड़ा बनाने, या आपका दृढ़ फल को भोजन एवं तेल के लिए कपड़े, या पेड़ के तने का उपयोग, रबड़, ठीक, गोंद, ये सारी चीजों के लिए हम लोग आपका करते हैं। अब हम लोग बात कर रहे थे बेसिकली जो है कि कहां पर जीवन निर्वाह ये चीजें आज भी हैं। तो देखिए ये पार्ट है उत्तरी कनाडा का। क्या कौन सा वाला पार्ट है? ये वाला पार्ट है उत्तरी कनाडा। ठीक, यू है यूरोप प्लस एशिया। ये क्या है आपका? यूरोप प्लस एशिया, जिसे हमने क्या कहा? यूरेशिया। क्लियर है? ये इस वाले कुछ पार्ट में आपका
जो साउथ ईस्ट एशिया है उस वाले पास में, कुछ साउथ वेस्ट एशिया का जो पार्ट है कुछ ये वाला, कुछ आपका जो चिली जो आपका पार्ट है बेसिकली, जो आपका ब्राजील का जो पार्ट है मेनली वो, और ये इधर आपका जो है घाना, जो क्यूबा, आपका युगांडा वगैरह वाला जो साइड है, ये सारे चीजों को आप इसमें देख सकते हैं। क्लियर है? ये मैप में आपके सामने है और ये मैप ही आपको देखना होगा ताकि जब भी आपको पूछना। अच्छा, हाई एल्टीट्यूड की जो आपकी बात की थी, ध्यान दीजिए, अगर आप गौर करके देखेंगे तो ये आपकी 0 डिग्री है, तो 0 से लेकर इधर कितना 90, और 0 से इधर लेकर कितना है 90। तो हाई एल्टीट्यूड बेसिकली जो आपके पोलर एरिया के पास के जो आपके एल्टीट्यूड होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ये हाई एल्टीट्यूड कहा जाता है। जो पोलर एरिया के पास वाले होते हैं उनको बोलते हैं हाई एल्टीट्यूड। क्लियर रहेगा इतना? चलिए एक बार मैप पर नजर दौड़ाइए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब कह रहे हैं कि भोजन स्तर पर भोजन संग्रहण का अधिक महत्व नहीं है। कह रहे आप देखोगे कि विश्व स्तर पर अगर आप चीजों को देख रहे हैं तो उन विश्व स्तर पर जो है भोजन को संग्रहण यानी कि प्रिजर्व करने का कोई खास महत्व आपका नहीं है। इन क्रियाओं के द्वारा प्राप्त उत्पाद विश्व में प्रतिस्पर्धा नहीं करते, यानी कि ये लोग कंपटीशन जो है आपका वर्ल्ड लेवल पर, इन पर कोई कंपटीशन नहीं है। कई प्रकार की अच्छी किस्म एवं कम दाम वाली कृत्रिम उत्पादों ने उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल जो आपका जोन वाले पार्ट है, कहाँ है, उष्णकटिबंधीय वन भोजन संग्रहक वाले समूह के उत्पादक का स्थान ले लिया है। अब जहां पर आप देखते हैं जहां अच्छी किस्म की चीजें होती थी, कम दाम में थी, और ये चीज क्या थे, ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय, यानी कि जो आपका 23.5 वाला जो पार्ट है, क्लियर है, ये आपको ध्यान देना है। अब कह रहे हैं कि पशुचारण आखेट पर निर्भर रहने वाले समूहों ने जब ये समूह लिया गया तो केवल आखेट से ही जीवन का भरण पोषण नहीं किया जा सकता। तब तक मनुष्य ने पशुपालन व्यवसाय के लिए विषय में सोचा। विभिन्न जलवायु दशाओं में रहने वाले लोगों ने उन क्षेत्र में पाए जाने वाले पशुओं का चयन करके पालतू बनाया। भौगोलिक कारक एवं तकनीक विकास के आधार पर वर्तमान समय में पशुपालन व्यवस्था निर्वाह अथवा व्यापारिक स्तर पर किया जाता था। अब बात कर रहे थे किसकी, पशुचारण की, यानी कि जो पशुपालन है, चारण है, बेसिकली क्यों करते थे, जैसे भी बताया, आखेट पर निर्भर रहने के साथ साथ उन्होंने महसूस किया कि जीवन भरण पोषण इनसे नहीं हो सकता, कुछ और चीज चाहिए। तो मानव ने आपका पशु पालना शुरू किया, और वो कैसी थी, उनके रहने लायक बाप के जगह थी। कुछ पशुओं को उन्होंने पालतू बनाया और तकनीकी रूप से संवर्धन हुआ, विकास हुआ, आज वो आपका ट्रेडिंग पॉइंट के तक पहुंच गए। तो एक समय मानव ने किस लिए बनाया था, सबसे पहले आप जानते, अगर आपने पढ़ा है तो सिंधु घाटी सभ्यता में मानव के साथ सबसे पहला पाए जाने वाला, अगर आप जंतु की बात करें तो वो कौन था, कुत्ता था। कुत्ते के बाद धीरे धीरे और सारी चीजें उसके साथ, गाय भैंस जानवर भेड़ बकरी उन्होंने पालना शुरू किया, जिससे वो दूध ऊन मांस मीट इत्यादि का उपभोग करता था। क्लियर है? और ऐसे ही आपका पशुचारण व्यवस्था का विकास हुआ। अब पशुचारण व्यवस्था में कुछ टाइप्स हैं, जैसे आप देखेंगे चलवासी पशुचारण, और इंपॉर्टेंट कर लीजिए क्योंकि जब मैं आपको ये प्रैक्टिस पेपर करवाता हूं बोर्ड परीक्षा से एक महीना पहले, ये क्वेश्चन हर बार मिलता है। क्लियर है? पशुचारण आपका जो आपका चलवासी है, इनको देखते हैं। कह रहे चलवासी पशुचारण एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय रहा है। कैसा है? प्राचीन समय में जीवन निर्वाह का क्या रहा है, व्यवसाय रहा है। जिन लोगों के पास जीवन जीने के लिए कुछ चीज नहीं थी वो लोग जानवर पालते थे। और आप देखिए चलवासी पशुचारण का मतलब क्या है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं वो आपका चलवासी है। पशुचारण मतलब जो अपने जो पशु आपका चराई करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाए। आज भी आप हमारे यहाँ देखिए, अपने उत्तराखंड में, आपका हिमाचल में, जम्मू में भोटिया है, गुजर हैं, बकरवाल हैं, टोडा हैं, बहुत सारी ऐसी जनजातियां हैं, भोटिया हैं, बोक्सा हैं, जो क्या करती हैं, आपका माइग्रेशन करती हैं। आप देखते हैं कि अभी आपका गर्मी आ गई है तो वो आपका नीचे से ऊपर की तरफ पहाड़ों की तरफ जाने लगेंगे, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक वो क्या होंगे, वापस पहाड़ों से नीचे की तरफ आएंगे क्योंकि वहां ठंडा हो जाएगा। क्लियर है? तो वहां जो घास अब आपका बर्फ पिघलने से बनती है, उनके जानवर उनको खाते हैं
और वापस जब वहां आपका मौसम ठंडा हो जाता है, बर्फ पड़ने लगती है, तो वापस वो नीचे की तरफ आपका मूव कर देते हैं। ये तो होता है पशुचारण में। क्लियर है? अब कह रहे और फायदा क्या है पशुचारण से? क्या मिलता है आपको? पशु अपने भोजन, वस्त्र, शरण, औजार और यातायात के लिए पशुओं पर निर्भर रहते हैं। भाई एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा, ठीक है, औजार बनाने के हेल्प करेगा, ट्रेड में काम आएगा, वस्त्र मिलेंगे, भोजन मिलेंगे, ये सारी चीजें। और वे अपने पशुओं के साथ पानी और चारगाह की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं। इन पशुचारण के वर्ग में अपने अपने निश्चित चारागाह होते हैं। अब देखिए, आपने इस तरीके से लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान अपने भेड़ बकरी पशुओं को ले जाते हुए आम रूप से देखा होगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखिए, कह रहे कि विभिन्न क्षेत्रों में कई प्रकार के पशु पाले जाते हैं। उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में गाय बैल आपका प्रमुख पशु है, जबकि सहारा का जो रीजन है और एशिया में ऊंट भेड़ बकरी ऊंट पाला जाता है। और तिब्बत में आप देखेंगे में एंडीज पर्वतों के भागों में याक यानी कि लांबा एक प्रकार का बैल होता है और लांबा पाला जाता है। और आर्टिक में आपका ध्रुवीय क्षेत्र में रेंडियर पाला जाता है। तो ये कुछ ऐसे जानवर हैं जो किसी केवल क्षेत्र विशेष में ही आप मिलते हैं। आप सहारा का रीजन को देखिए, अफ्रीका का जो सहारा का रीजन है आपका, और सहारा के रीजन के साथ जो है भारत में जो आपका रेगिस्तान है, उस क्षेत्र को देखिए, आपको बड़े स्पष्ट रूप से साफ साफ दिखाई देगा कि कहां पर किस तरह के जानवर हैं। वो आपको भेड़ बकरी देखेंगे। राजस्थान के आपने पिक्चरों में देखा होगा, वो भेड़ बकरी को लेकर अपने सिर पर पगड़ी बांधकर जा रहा होता है। तो हमारे यहाँ जो है रेगिस्तानी क्षेत्र में भेड़ बकरी पाले जाते हैं और हर जगह पर अलग अलग जो है आपके क्षेत्र विशेष में आपके पशु जो है हम लोगों को देखने के लिए बेसिकली आपका मिलते हैं। क्लियर है? कह रहे चलवासी पशु की 3 प्रमुख क्षेत्र है। कौन कौन से क्षेत्र है प्रमुख? देखिए, पहला है उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप। कहा जा रहे हैं? अरब प्रायद्वीप की तरफ। उत्तरी अफ्रीका के आपके तट से कहा जा रहे हैं अटलांटिक यानी कि जो अरब प्रायद्वीप है वहां, और मंगोलिया व मध्य चीन तक फैला हुआ है। दूसरा क्षेत्र है यूरोप और एशिया का टुंड्रा प्रदेश। टुंड्रा मतलब जहां केवल जो बर्फ से ढका रहता है, लगभग 6 से 7 में। जबकि तीसरा प्रदेश है दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी अफ्रीका और आपका मेडागास्कर। एक क्षेत्र तो उत्तरी अफ्रीका से ये वाला क्षेत्र, ये तो है अरब प्रायद्वीप, और ये कहां तक फैला है? एशिया तक फैला। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना। जबकि तीसरा क्षेत्र कहां है? दक्षिणी गोलार्ध में अफ्रीका और आपका मेडागास्कर। तो ये रहा अफ्रीका और ये रहा मेडागास्कर। ये वाले क्षेत्र की बात कर रहे हैं। यहां भी पशुचारण व्यवस्था होती है। नए चरगाहों की प्रमुख ये पशुचारक समतल भाग एवं पर्वतीय क्षेत्रों में लंबी दूरी तय करते हैं। गर्मी के महीने भाग में आपका पर्वतीय चारगाहों की ओर, शीत एवं पर्वतीय भाग मैदान में उनकी ओर आपके प्रवाह रहता है। इनकी गतियों को ऋतु प्रवास कहा जाता है। भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, भोटिया लोग आपका ग्रीष्मकालीन क्षेत्रों में पर्वतों में चले जाते हैं। कौन कौन है हिमालय में के लिए? आप देखेंगे, देखा था ना कि भारत में कहाँ होता है? जो आपके हिमालय क्षेत्र है उनमें होता है। जैसे गुज्जर हो गए, बकरवाल हो गए, गद्दी हो गए, भोटिया हो गए, ये क्या करते हैं? ग्रीष्मकाल क्षेत्र में आपका चले जाते हैं। ठीक इसी प्रकार टुंड्रा प्रदेश में ग्रीष्मकाल के क्षेत्रों में उत्तर की ओर आपका शीत ऋतु से दक्षिण की ओर आपके चलवासु पशुचारण के साथ ये सारी चीजें आपका होती हैं, और ये आपको एक एक करके आपको देखना चाहिए। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना। कह रहे चलवासी पशुचारण की संख्या अब घट रही है। कह रहे जिस तरह से लोग आपका अपने जानवरों को नीचे से लेकर ऊपर जाते हैं, इनकी संख्या घट रही है।
उपयोग में लाने में अब कमी आ रही है। कारण है राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण। अब क्या हो गया है कि अब अगर आप अपने जानवर को एक राज्य से लेकर दूसरे राज्य में जाएंगे तो अब वो अपने जानवरों का एंट्री नहीं करने देते हैं। कई देशों में नई योजना आ गई है, नई बस्ती आ गई है, तो लोग माइग्रेट हो गए, उन चीजों को छोड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि अब इसके बाद तो ये है स्थिति पशुचारण व्यवस्था की पूरे भारत के अंदर। तो पशुचारण व्यवस्था से काफी कुछ हमारे यहाँ बदलाव जो है आ गए। चलिए आगे बढ़े। अब है आपका इसमें पशुपालन। तो पशुधन पालन और किसके लिए? आपका कमर्शियल यूज के लिए हम पशुओं को पालते हैं। बेसिकली इसमें डेयरी फार्मिंग की बात करें। क्या है डेयरी फार्मिंग? क्या होती है, हम पशुओं को पालते क्यों हैं, किन का उपभोग करते हैं, क्या चीजें हैं, डेयरी फार्मिंग के लिए क्लियर है। कह रहे हैं चलवासी पशुचारण की अपेक्षा वाणिज्यिक पशुपालन अधिक व्यवस्थित एवं पूंजी प्रदान है। कि जो हम चलवासी पशु कर रहे हैं उनसे अच्छा क्या है आपका ये करें। कह रहे हैं कि वाणिज्यिक पशुपालन पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है और फर्म भी स्थायी क्षेत्र है और यहाँ छोटे एवं विशाल क्षेत्र में फैले हुए हैं। ये संपूर्ण क्षेत्र के छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित कर दिया है। चराई को नियंत्रित करने के लिए बड़े इलाके में लगातार दूसरे इलाके कर रहे हैं। वहाँ चराई के कारण भारत के छोटों में घास समाप्त हो गई है और पशुओं को दूर क्षेत्र में ले जाना पड़ रहा है। कारण है कि ऐसा क्यों हो रहा है? पहली बात, आप जो है छोटे छोटे इकाइयों में विभाजित हो गया है क्षेत्र, क्लियर है। नए नए फॉर्म बनने लग गए हैं और चराई के क्षेत्र है वो भी कैसे हो गए हैं, घास जो है आपकी समाप्त हो गई हैं। पशुओं को अब दूर क्षेत्र ले जाना पड़ता है। पशुपालन की संख्या भी अब आपका जो है उनकी क्षमता में भी कुछ अनुसार रखा गया है और एक विशिष्ट गतिविधि केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। और पशु प्रमुख में भेड़, बकरी, गाय, जो घोड़ा है ये वो आपके क्या है, आपके प्रमुख रूप से हैं। ठीक, तो वैज्ञानिक ढंग से संबंधित आपका डिब्बा बनकर विश्व के बाजारों में निर्यात किया जाता है और पशुधन पालन विश्व बाजार में आपका निर्यात किया जाता है। पशुधन पालन फार्म वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित है। इसमें मुख्य ध्यान पशुओं के प्रजनन, जनन सुधार, आपका बीमारी पर नियंत्रण एवं उनके स्वास्थ्य पर जो है बेसिकली ध्यान दिया जाता है। ये सारी चीजें हैं। अब देखिए इस तरह से होता है पशुपालन। आप एक ही क्षेत्र में बहुत सारे, जैसे कि आपका डेयरी फार्मिंग कर लिया, उनको पैकेजिंग कर लिया, कुछ मीट के लिए पर्पस के लिए भी। अब ये है आपका चलवासी पशुचारण का क्षेत्र जो मैं आपको दिखा रहा था। भाई यही तो है पार्ट। अफ्रीका, मेडागास्कर, पश्चिमी अफ्रीका से आपका प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप और एशिया का मंगोल और चाइना वाला क्षेत्र। ठीक, यही तो था आपका पशु चलवासी चरण क्षेत्र। देख लिया? चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों आज के फिलहाल इस लेक्चर में हम लोग जो है अपना इतना ही कंटिन्यू करेंगे। बाकी शेष लेसन को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे, यानी कि कल। फिलहाल आप इसको पढ़िए और रिवीजन करिए, बिल्कुल भी हल्का मत समझिए। बस अगर आप पढ़ लोगे तो बहुत कम मेहनत में अच्छे से आपको तैयार हो जाएगा, नंबर स्कोरिंग बड़ी अच्छी होती है परीक्षा में। चलिए, धन्यवाद।